हेलो दोस्तों, अब सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का लेक्चर 3 करेंगे। ठीक है, लीवर तक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। कल हम जो एक्टिव एंजाइम से इनएक्टिव एंजाइम से कैसे एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट होते हैं वो सारे कल हम देखेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए डायग्राम सब कुछ लेकर आया हूँ, जैसे कि मैं हर रोज़ लेकर आता हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए डायग्राम्स बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जो डायग्राम्स एक्स्ट्रा और लेंगे वो मैं खुद ड्रॉ करूँगा यहाँ पर बोर्ड पे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर पहले का 2 लेक्चर नहीं देखे हो तो वो भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप कोई और पोर्शन से स्टार्ट करोगे तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए देख लेना। और अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो डायग्राम है ये तो बाद में देखेंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये भी एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेकर आया हूँ मैं। और ये भी एनसीईआरटी का है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे नहीं आता क्वेश्चन, ये सब समझने के लिए है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करना होगा। चलो आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, और इससे पहले जो स्टोमक था, स्टोमक तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नहीं देखे हो तो देख लेना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं हम आज। क्या हो गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन, आज हम स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आते हैं। कौन सा 3 पार्ट? एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ठीक है, समझ गए। पहले ड्यूडेनम आता है, उसके बाद जेजुनम आता है, फिर इलियम आता है। ठीक है, अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो डायग्राम यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखो, इससे भी देख सकते हो। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से देखो, ये जो स्टोमक है, स्टोमक दिख रहा है, ये स्टोमक था, ये ऊपर है। ये जो स्टोमक है ये देखो, ये है क्या? ड्यूडेनम। सी सेप्ट नज़र आ रहा है, सी सेप्ट। ये तो स्टोमक था, ये ऊपर छोड़ दो, ये स्टोमक था। ठीक है, यहाँ से देखो, ये देखो सी सेप नज़र आ रहा है, स्टोमक से नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पर फोल्ड हो गया। ये जो है ये था ड्यूडेनम। क्या था? ये जो था ये होगा ड्यूडेनम। उसके बाद जेजुनम आएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा जेजुनम पोर्शन रहेगा। उसके बाद ये देख रहे हो हाईली कॉइल्ड, ये देख रहे हो, ये सारे कितना कॉइल्ड है, फोल्डेड है। यानी कि बहुत कम जगह पे बहुत सारा लेंथ का अगर आपको कोई चीज़ रखना हो तो आपको फोल्ड करके रखना होगा। अगर आपने जो ड्रॉयर है या अलमारी है, वहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो आपने जो अपना शर्ट्स पैंट्स जो रखते हो कवर्ड में, तो क्या करते हो? उसे फोल्ड करके रखते हो। फोल्ड करके रखते हो तो छोटी जगह पे ही बहुत सारा आपका जो है पैंट शर्ट्स रह जाएंगे। अगर आप उसे जैसे तैसे अगर वो मोड़ मरोड़ के अगर आप उसे अंदर ठूस दोगे तो ज़्यादा नहीं रहेंगे, जगह ज़्यादा रहेगी। तो यही बात है, जेजुनम का लेंथ, इलियम का जो लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सब कुछ नोट्स पे है, टेंशन मत लो। कहा था? हाँ, जो इलियम का जो है, इलियम का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत फोल्ड होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फोल्ड होने के कारण जब आप उस फोल्ड को अगर आप खोल के देखोगे तो उसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो है, हम अगर आपको समझ नहीं आए तो ये देखो, ये पोर्शन देख रहे हो, इस पोर्शन पे जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ था। यहाँ से तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ सिग्मोइड कोलोन आ जाएगा, फिर ये जो है एनस तक चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो, ये तो बाद में देखेंगे कहाँ से क्या लार्ज इंटेस्टाइन को, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या हुआ यहाँ पर? पहले ये देखो, पहले ड्यूडेनम आया, पहले ड्यूडेनम, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन होगा शायद जेजुनम, और ये जो हाईली कॉइल्ड जो पार्ट होता है, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट जो है देख रहे हो आप सभी लोग, इस हाईली कॉइल्ड पार्ट को हम कहते हैं इलियम। समझ गए? और देख लो, ये देखो, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन देख सकते हो। हमारे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे रहते हैं, ये देख रहे हो। पहले स्टोमक है, रुको,
कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, येलो कर लेते थे, समझ आएगा फिर। ये देखो, ये स्टोमक है, नज़र आ रहा है, ये स्टोमक का पोर्शन है, ये लीवर का पोर्शन है। रुक जा भाई, ये क्यों आ रहा है? ये लीवर का पोर्शन है, लीवर हो गया, स्टोमक, स्टोमक हो गया, ठीक है, समझ गए, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया। यहाँ से ये देखो ईसोफेगस आ रहा है, ईसोफेगस आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट होता है यहाँ से। ये देखो सी सेप्ट नजर आ रहा है, ये तो पाइलोरिक का पोर्शन है, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर कल मैंने पढ़ा दिया था, पाइलोरिक स्फिंक्टर रहेंगे। यहाँ से आता है हमारा ड्यूडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ये देखो यहाँ जेजुनम, यहाँ ड्यूडेनम खत्म हो गया, फिर यहाँ से जेजुनम स्टार्ट होता है, ठीक है, ये देखो स्टार्ट हो गया जेजुनम, थोड़ा सा पोर्शन चलेगा। ये जो बाकी जो आप ये कह सकते हो, ये जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट जो है, ये क्या है? ये हमारा है इलियम, ठीक है। हमारा शरीर के अंदर कौन सा पोजीशन में रहता है, समझ आ गया कैसे रहता है, ये कहाँ पर क्या रहता है, फिर से समझा दो। ये देखो पहले आता है यहाँ पर स्टोमक, यहाँ पर आता है लीवर, ये देखो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख सकते हो सर, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा जा रहा है यहाँ तक। ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है, फिर यहाँ पर सिग्मोइड कोलन, फिर यहाँ से एनस तक वो निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो देख सकते हो, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और ये हमारा जो ये सारा जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, समझ गए। ये मिडिल पोर्शन में आप कह सकते हो रहते हैं, ठीक है, मिडिल पोर्शन में ये हमारा रहते हैं। ये देखो एक बार फिर से देख लो, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो अब चलते हैं, लीवर तो बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में देखेंगे। चलो अब आ जाते हैं थोड़े प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जाता, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने पड़ेंगे। पहले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है सी सेप्ट, सी सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सी सेप्ट होता है। जो हमारा जो ड्यूडेनम होता है ना, वो सी सेप्ट होता है। एक सेकंड रुक जाओ, वो सी सेप्ट होता है। ये होता है कॉमन, फिर होता है जो कॉमन बाइल डक्ट होते हैं, क्या होते हैं बाद में पढ़ा दो, सिर्फ अभी याद रखो। जो कॉमन बाइल डक्ट होते हैं वो ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है, ड्यूडेनम में वो जो एक डक्ट होता है उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, वो ड्यूडेनम में होता है। एक्चुअली उसे हम कहते हैं हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बोलना थोड़ा सा गलत है, इसे आप याद रखना हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट। पेनक्रिएटिक डक्ट, पेनक्रिएटिक जूस ऑल्सो रिलीज्ड हियर। अब बोलोगे कैसे, समझ नहीं आएगा कुछ भी, डिटेल्स में समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ये एक डक्ट आता है, ठीक है, ये क्या है, ये ऊपर से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये एक डक्ट आता है, ठीक है, इस डक्ट का नाम है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये है हमारा पेनक्रियास, समझिए, ये हमारा पेनक्रियास, पेनक्रियास से एक डक्ट आता है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पेनक्रियास है, पेनक्रियास से एक डक्ट आता है, इस डक्ट का जो नाम है ये मैंने यहाँ पेनक्रियास से जो डक्ट कॉमन बाइल डक्ट में जुड़ा जाकर, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को कहते हैं हम डक्ट, क्या हो रहा है ये, डक्ट ऑफ विर्संग, यानी कि डीओवी शॉर्ट में, ठीक। ये जो फिर जो ये जो डक्ट हो गया, मैं यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसीलिए ये बैंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं बैंड छोड़ो, जगह है ना। यहाँ तक जो था, यहाँ तक था कॉमन बाइल डक्ट, उससे बाद कॉमन बाइल डक्ट में पैनक्रियास का एक डक्ट जिसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ विज़रंग जुड़ गया। फिर इन दोनों को मिलाकर जो ये जो डक्ट हुआ, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को हम कहते हैं हेपाटो पेनक्रिएटिक डक्ट, HPD, ठीक है। पहले आया हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट, वो भी पढ़ेंगे कैसे है, टेंशन मत लो। कॉमन बाइल डक्ट में पेनक्रियास का एक डक्ट जिसका नाम है डक्ट ऑफ विज़रंग, वो जुड़ा जाके, जोड़ने के बाद जो डक्ट फिर से आया उस डक्ट को हम कहते हैं हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट। और ये जो हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट है ये ड्यूडेनम में ओपन होता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ड्यूडेनम है,
ऐसा काम होता है, ड्यूडेनम में ही ओपन होता है। समझ गए? अभी तो समझ, अभी के लिए जो मैंने मैकेनिज्म पढ़ा है वो समझ में आ गया समझ में। और अगर देखो ये जो नॉर्मल है, पेनक्रिएटिक जूस ऑल्सो रिलीज है, रिलीज तो हो गई, क्योंकि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इसमें क्या रहेगा, कॉमन बाइल डक्ट में बाइल रहेगा। आई लिखा नहीं जा रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये क्या है यार, इसमें बाइल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बाइल यहाँ से आ रहा है, ईओलो लेते, ईओलो नहीं ग्रीन ले लेते, यहाँ से बाइल आ रहा है, बाइल आएगा, यहाँ से पेनक्रियास से क्या आएगा, पेनक्रिएटिक जूस, यानी कि यहाँ से पेनक्रिएटिक जूस आएगा, पेनक्रिएटिक जूस। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में नॉर्मल बात क्या होगी, नॉर्मल बात ड्यूडेनम में बाइल भी आएगा, पेनक्रिएटिक जूस भी आएगा, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिवर से जो आ रहा है, लिवर से क्या होगा, लिवर से बाइल आएगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, याद रखना। गॉल ब्लैडर में कभी बच्चे सोचते कि गॉल ब्लैडर में बाइल प्रोड्यूस होता है, नहीं, गॉल ब्लैडर में सिर्फ बाइल स्टोर रहता है, वहाँ पर स्टोर होके वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और भी ज़्यादा जितना उसका कॉन्सेंट्रेटेड था स्टोर होके उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है वो, वहाँ से बाइल प्रोड्यूस नहीं होता। बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में, लिवर से बाइल निकल कर गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, स्टोर होके बाइल जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन और भी ज़्यादा हो जाता है, फिर वहाँ से वो जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर से, यहाँ पर गॉल ब्लैडर रहेगा, यहाँ पर गॉल ब्लैडर रहेगा, गॉल ब्लैडर का एक डक्ट होता है, यहाँ से ये ओपन होगा, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट ओपन होगा, यहाँ से जो है बाइल यहाँ पर आएगा। ये जो था इसका पहले नाम होगा, जो पहले था ये था लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, ऐसा इसका नाम होगा, ठीक है। ये लिवर से वो आता है, वो सब बाद में देखेंगे, सिर्फ बताओ ये मैकेनिज्म समझ में आएगा। मैं एक बार और समझाता हूँ, एक बार और शायद यदि अगर किसी को समझ नहीं आया तो। एक डक्ट आता है, इसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉमन बाइल डक्ट हो गया। यहाँ से एक डक्ट आकर जुड़ता है, कॉमन बाइल डक्ट में एक डक्ट जुड़ता है, कहाँ से आकर, पेनक्रियास से आकर एक और डक्ट जुड़ता है, ठीक है। इस डक्ट का क्या नाम है, इस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ व्हिर्सन। अब साइंटिस्ट ने यही नाम दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, डक्ट ऑफ व्हिर्सन। हेपट जब कॉमन बाइल डक्ट में डक्ट ऑफ व्हिर्सन आके जुड़ा, तब उस डक्ट का फिर से नाम हो गया क्या, उस डक्ट का नाम है हेपाटो पेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। ये हेपाटो पेनक्रिएटिक डक्ट फिर ड्यूडेनम में ओपन होता है, इसका नाम है ड्यूडेनम। समझ आ गया? अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ आ गया। चलो, यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या नाम है उसका, नाम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, बाद में देखेंगे। समझ आ गया? अब आते हैं जेजुनम के बारे में। जेजुनम क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम विलाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैक्सिमम विलाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में, ठीक है, मैक्सिमम विलाई प्रेजेंट होता है। इलियम के लिए सिर्फ एक बात याद रखना, ये हाईली कॉइल्ड होता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यही पूछता है, ठीक है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ना, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो 80% चांस है, करीब करीब 80% चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, इस हाईली कॉइल्ड के ऊपर, ठीक है। इसीलिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, याद रखना। समझ गई है, एक ही चीज़ है, दोबारा समझा। चलो, ये देखो लेंथ के बेसिस पे मैंने बताया था ना, जो ज़्यादा कॉइल्ड होगा उसका लेंथ ज़्यादा होगा। अगर आप खुद के ड्रॉयर पे अगर आप अपने शर्ट टी शर्ट को अगर फोल्ड करके अच्छे से रखोगे तो ज़्यादा उसमें क्वांटिटी के शर्ट और टी शर्ट रखे जाएंगे। अगर उसे तोड़ मरोड़ के जैसे तैसे उसको अगर रख दोगे तो ऑब्वियसली कम रखे जाएंगे। ऐसा ही बात है, जो जितना कॉइल्ड है उसका लेंथ उतना ज़्यादा है, यानी कि इलियम हाईली कॉइल्ड होता है इसीलिए उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम होता है जेजुनम, और सबसे लेंथ कम होता है ड्यूडेनम का। अगर पूछे सबसे वाइडेस्ट कौन सा है यहाँ इसके अंदर,
इलियम सबसे वाइडेस्ट है या जेजुनम सबसे वाइडेस्ट है या ड्यूडेनम। याद रखना हमारा जो ड्यूडेनम होता है ना वो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होता है, ठीक है। ड्यूडेनम सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होता है और एंड इलियम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। वाइडेस्ट ड्यूडेनम, लार्जेस्ट इलियम, ठीक। चलो समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो innermost layer of mucosa called muscular epithelium, mucosal epithelium, sorry. innermost layer of mucosa called mucosal epithelium called villi। एक भिलाई कैसे होता है, म्यूकोजल एपिथेलियम क्या होता है, ये सारे बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अभी आपका इस मैं इसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो मैंने इसका डायग्राम में लेकर भी आया हूँ, फिर भी बनाने में डायग्राम मज़ा आता है क्योंकि बायोलॉजी का डायग्राम है ना, बनाने में बहुत मज़ा आता है असल में, इसीलिए। हो गया, थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है ना, डेकोरेशन नहीं होगा तो ये मुझसे पूछेगा कि क्यों भाई मेरे से क्या दुश्मनी है तेरी, मुझे डेकोरेट नहीं किया क्यों, ठीक है। इसीलिए डेकोरेट करने में ठीक है, ऐसा कुछ होता है। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होता है, ठीक। आई थिंक आप लोग समझ सकते हो डायग्राम को, ठीक है। चलो ये जो है ये मैंने क्या बनाया, पेन चेंज कर देता हूँ, ये नहीं ये कर देता हूँ। ये जो बनाया ये हुआ म्यूकोजल एपिथेलियम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये पेन से लिखना पड़ता है ना, तो या फ़ोन से मैं पढ़ रहा हूँ तो लिखने में तो बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। म्यूकोजल एपिथेलियम, इसको इस चीज़ को, ये जो चीज़ है इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम, ठीक है। ये जो ऊपर जो उठे हुए हैं इस चीज़ को हम कहते हैं विलाई। समझ गए विलाई किसे कहते हैं, समझ गए भिलाई किसे कहते हैं। एक और टर्म आता है, इस टर्म को हम कहते हैं प्लाइके सर्कुलियम। सर्कुलियम नहीं, मैं सर्कुलियम उच्चारण करता हूँ, अगर स्पेलिंग को मैं ठीक से अगर तो प्लाइके सर्कुलियम कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, मैंने किसको कहते हैं ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ प्लाइके सर्कुलियर्स हम किसको कहें, ठीक है। स्पेलिंग होता है, आई थिंक मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिखूंगा, प्लाइके सर्कु लेमा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन शायद आया है, मुझे जितना याद है, ठीक है, आया है। तो ये क्या होता है, ये होता है फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ होगा, ये सारा कुछ नोट्स में नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर याद रख पाए तो अच्छा है, और अगर नहीं रख पाए तो भी कुछ नहीं किया जा सकता। याद रख लेकिन मैं फिर भी वही एक बात बोलूँगा, याद रख पाए तो अच्छी बात है। ये क्या है, ये जो सारा है ये है म्यूकोजा। ये क्या हो गया, म्यूकोजा, ये है म्यूकोजा, ठीक है। जो म्यूकोजा सब म्यूकोजा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें फोल्ड्स देखे जाते हैं, ठीक है। उन फोल्ड्स को ही हम कहते हैं क्या, सब प्लाइके सर्कुम, ये प्रोनाउंस क्यों नहीं होता यार मुझसे, प्लाइके सर्कुमेयर बोल सकते हो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा सब म्यूकोसा में फोल्ड्स देखे जाते हैं, ये देखो फोल्ड्स देख रहे हैं ना, इसको हम जो फोल्ड्स देखे थे इससे हम कहते हैं प्लाइके सर्कुलियम, ठीक है। चलो
मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, जो इनर मोस्ट होता है म्यूकोसा का लेयर होता है उसे म्यूकोजल एपिथेलियम कहते हैं, उसे भिलाई भी कहते हैं। ठीक है, जो इस सेल होता है और भिलाई का जो हर एक सेल होता है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, यानी कि भिलाई से माइक्रोविलाई छोटे होंगे, माइक्रो है तो माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होगा। और ये जो भिलाई है माइक्रोविलाई, इनका काम क्या है? इनका काम है जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, जिससे कि बेटर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमको मिले। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है वो? अगर मान लो ये एक सिंपल, ये एक ऊपर करता हूँ थोड़ा, सिंपल ये सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया है, यहाँ पर सरफेस एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा, सारा जगह पे एब्जॉर्ब होगा, होगा कि नहीं होगा? मान लो ये एक सरफेस एरिया है, सेम सरफेस एरिया, ये देखो सेम सरफेस एरिया है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा सेम लेंथ का ही, लेकिन ये विलाई माइक्रो विलाई है, समझ लो। ठीक है, इस यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर होगा, ये नीचे होगा, साइड में होगा, सभी तरफ एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेशन होगा। अगर इसको हम खोल दें, इस फोल्ड को हम खोल दें, तो आप देखोगे ये जो है सरफेस बड़ा हो गया, सरफेस बड़ा हो गया। फोल्ड्स रहेंगे, अगर आप फोल्ड्स को खोल दोगे तो सरफेस तो बड़ा होगा ही, सरफेस बड़ा होगा। इसीलिए कहते हैं जो भिलाई है, माइक्रो भिलाई है, वो जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं, और उससे क्या होता है, बेटर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है। ठीक है, वो बेटर हो जाता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना होता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होता है बहुत सारे, इसीलिए, और कोई बात नहीं। आ गए थे क्राफ्ट्स ऑफ क्राफ्ट्स भी बोल सकते हो, क्रेड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, क्राफ्ट्स ऑफ लिवर कोन, ये क्या होता है? ये एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। ये जो है ये क्या, ये पूरा ही जो है ये एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। ये सक्का सेंटेरिकस, अच्छा सक्का सेंटेरिकस क्या है? सक्का सेंटेरिकस एक इंटेस्टाइनल जूस है। क्यों है बता रहा हूँ, रुको। क्वेश्चन में एनसीईआरटी पे ये लिखा है या पेनक्रियाटिक जूस लिखा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये 2021 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सक्का सेंटेरिकस क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस होगा। क्यों होगा? सोचो, इस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, सीखो ये कैसे सोचते हैं। सक्का सेंटेरिकस जो है वो किससे आता है? क्राफ्ट्स ऑफ लिवर कोन। क्राफ्ट्स ऑफ लिवर कोन क्या होता है? एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी कि क्या देख रहे हो, इंटेस्टाइन से ही ये जूस आता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होते हैं, उसका नाम है क्राफ्ट्स ऑफ लिवर कोन, और उससे सक्का सेंटेरिकस आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सक्का सेंटेरिकस जो है वो एक इंटेस्टाइनल जूस है। आइए, इंटेस्टाइनल जूस समझ गए, याद रहेगा, सक्का सेंटेरिकस जो होता है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, याद रखना। और ये किस तरह से काम करता है? ये काम करता है इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस की तरह। ठीक है, इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस। समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ गए? अब आ जाते हैं इसके जो क्राफ्ट्स ऑफ लिवर कोन है, इसका दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है म्यूकोजल एपिथेलियम, दूसरा पार्ट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या क्या होते हैं? पहला पार्ट होता है म्यूकोजल एपिथेलियम, दूसरा पार्ट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। म्यूकोजल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल आता है। गॉबलेट सेल क्या करते हैं? ये आप जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ोगे तब भी ये गॉबलेट सेल का वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, गॉबलेट सेल याद रखना, वो म्यूकस रिलीज करते हैं। पेनिस सेल आता है, उसके बाद पेनिस सेल क्या करते हैं? पेनिस सेल एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड की तरफ, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड के रूप पर जो पेनिस सेल है वो काम करते हैं, और ये एंजाइमेटिक पार्ट बनाता है सक्का सेंटेरिकस का। सक्का सेंटेरिकस का दो तरह के पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एंजाइमेटिक पार्ट, दूसरा पार्ट होता है नॉन एंजाइमेटिक पार्ट।
तो जो एंजाइमेटिक पार्ट होता है वो बनाता है म्यूकोजल एपिथेलियम का पेनिस सेल। समझ गए? सक्कस एंटेरिकस का जो एंजाइमेटिक पार्ट है वो कौन बनाता है? सक्कस एंटेरिकस का एंजाइमेटिक पार्ट बनाता है म्यूकोजल एपिथेलियम का पेनिस सेल। ठीक है, चलो। एंटेरो एंड्रोकाइन सेल तीसरा है। ये एंटेरो एंड्रोकाइन सेल का क्या है? ये हार्मोन को सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइन। वेरी वेरी वेरी, मैं 3 टाइम्स वेरी लिख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार लगभग ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ये आपको याद रखना ही रखना है, जो है हमारा सक्कस एंटेरिकस के बारे में, जो हमारा क्राफ्ट्स ऑफ लिवर खून है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन एंटेरो एंड्रोकाइन सेल से वो बनता है। ठीक है, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन याद रखना, गलती से भी मत भूलना ये। ठीक है, चलो। ब्रूनर्स ग्लैंड, जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ये जो होता है एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को ये बनाता है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ सक्कस एंटेरिकस। क्या हुआ? सक्कस एंटेरिकस का जो एंजाइमेटिक पार्ट है वो बनाता है म्यूकोजल एपिथेलियम का पेनिस सेल, और सक्कस एंटेरिकस का जो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट होता है वो बनाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। एंजाइमेटिक पार्ट म्यूकोजल एपिथेलियम का पेनिस सेल, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ब्रूनर्स ग्लैंड। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, मुझे याद आ गया ब्रूनर्स ग्लैंड को देखकर। क्या बात है, पीछे है बहुत। एक क्वेश्चन आता है कि ड्यूडेनम को आप कैसे पहचानोगे और इलियम को आप कैसे पहचानोगे? जो ड्यूडेनम होता है ना वो सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड देखे जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा और ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगर एग्जाम में आ गया और कर नहीं पाओगे तो फिर मुझे मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था, मत बोलना। ब्रूनर्स ग्लैंड को देखकर ही पहचाना जाता है कि ये ड्यूडेनम है। और इलियम को पता चलता है पेयर्स पैचेस को देखकर। पेयर्स पैचेस होते हैं, इलियम में पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं, ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाएंगे। ये दोनों देखकर ही पता चलता है कि ये ड्यूडेनम है ये पोर्शन, और ये पोर्शन इलियम है, और बाकी जो बचा रहेगा वो तो जेजुनम होगा। तीनों ही पोर्शन रहते हैं। ड्यूडेनम पता चल गया, इलियम पता चल गया, तो जो बचा रहा उसे हम जेजुनम कहेंगे। समझ गए? चलो, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। गल्ट क्या है? गल्ट, रुक जाओ, गल्ट बताने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। जो एल्कलाइन पीएच होता है ना सक्कस एंटेरिकस जो होता है वो एल्कलाइन होता है, याद रखना। सक्कस एंटेरिकस का पीएच कितना होता है? कहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखता हूँ। जो सक्कस एंटेरिकस होता है उसका पीएच होता है, पीएच कितना होता है सक्कस एंटेरिकस का पीएच होता है 7.6। याद रखना। मैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल के या परसों के क्लास, कल शायद संडे है तो कल शायद नहीं, कल संडे नहीं, कल मंडे है, आज संडे तो आज है, कल शायद क्लास में नहीं डाल पाऊँगा। ठीक है, अगर डाल पाया तो ठीक है, अगर नहीं डाल पाया तो परसों। तो वहाँ पर मैं जो सारा इंटेस्टाइनल जूस होगा, पेनक्रियाटिक जूस होगा, सलाइवा होगा, सारा का जो है गैस्ट्रिक जूस है, सारा का पीएच मैं एक जगह पे लिख दूँगा। ठीक है, कुछ एग्जैक्ट होंगे और कुछ वेरी करते हैं। ठीक है, मैं एक टर्म आपको लिख दूंगा, एक टर्म मतलब क्या, एक नंबर लिख दूंगा, सिर्फ वो नंबर को याद रखना। ठीक है, आएगा वो नंबर ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा रखो। 7.6 होता है पीएच। गल्ट क्या होता है? ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू होता है। गल्ट होता है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। ओ हाँ, जो बात मैंने बताना था वो मैं फिर से तो भूल गया। जो सक्कस एंटेरिकस का जो एंजाइमेटिक पीएच होता है ना वो किसके लिए होता है? वो होता है ब्रूनर्स ग्लैंड के लिए। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ना ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए? एल्कालाइन पीएच, एल्कालाइन पीएच
अल्कलाइन पीएच के लिए। किसका अल्कलाइन पीएच? सक्कस एंटेरिकस। अल्कलाइन पीएच ऑफ सक्कस एंटेरिकस के लिए ब्रूनर्स ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना, याद रखना, ध्यान से याद रखना। और जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो तो कहाँ पाए जाएंगे मैंने बता ही दिया, सब म्यूकोस ऑफ ड्यूडेनम में पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड में एक और चीज़ देखा जाता है, ब्रूनर्स ग्लैंड में एक और चीज़ देखा जाता है। कौन सा चीज़? बाइकार्बोनेट्स आयन, HCO3 माइनस। बाइकार्बोनेट्स आयन और म्यूकस, याद रखना। फिर बोलना मत कि बताया नहीं भैया ने, ये मत बोलना, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड में बाइकार्बोनेट्स आयन एंड म्यूकस देखे जाते हैं। म्यूकस तो बताया था क्या होता है, वाटर एंड म्यूसिन का मिक्सचर होता है म्यूकस, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, पता है ना। तो हो गया, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ब्रूनर्स ग्लैंड बनाता है। बाइकार्बोनेट्स आयन म्यूकस पाए जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सक्कस एंटेरिकस का अल्कलाइन पीएच के लिए, और सब म्यूकस ऑफ ड्यूडेनम में पाए जाते हैं, ठीक है। हो गया। गाल्ट होता है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। गाल्ट क्या है? गाल्ट होता है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट क्या है? माल्ट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, VVI है फुल फॉर्म। ये माल्ट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, दूसरे चैप्टर में भी माल्ट के बारे में है। अगर सही से पढ़ना है, सही से पढ़ने का मतलब ये भी सही है, लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल्स में यानी कि एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ना है तो माल्ट के बारे में बहुत सारा कुछ है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, कभी भी नहीं आया, और आगे भी एनसीईआरटी के बाहर तो आता ही नहीं है। अभी पहले भी नहीं आया तो अभी कैसे आ जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ ये फुल फॉर्म ही आपको लिखा रहा हूँ, और एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं भी है, ठीक है। सिर्फ ये टर्म याद रखना, जो माल्ट होता है क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है। और एलिमेंट्री कैनाल का जो माल्ट है उसे ही हम गाल्ट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का जो माल्ट होता है उसे हम कहते हैं गाल्ट, समझिए। माल्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड गाल्ट। आई थिंक अब समझ गए होंगे, ठीक है। आप आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। पहला पार्ट जो होता है, पहला पार्ट होता है सिक्कम, दूसरा पार्ट होता है कोलन, तीसरा पार्ट होता है रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का तीन ही पार्ट होते हैं, एक होता है सिक्कम, दूसरा होता है कोलन, तीसरा होता है रेक्टम, ठीक। सिक्कम, कोलन, रेक्टम। कोलन जो होता है, कोलन का 4 पार्ट है। पहला पार्ट होगा असेंडिंग कोलन, पिक्चर में ड्रॉ करूँगा, पता चलेगा आपको, ठीक है। तब मैं पिक्चर ड्रॉ करूँगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरा पार्ट है ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा पार्ट है डिसेंडिंग कोलन, चौथा पार्ट है सिग्मोइड कोलन। समझ गए? कोलन का 4 पार्ट, असेंडिंग ऊपर जाना, ट्रांसवर्स साइड जाना, डिसेंडिंग नीचे जाना, और सिग्मोइड ऐसा पोजीशन एक होता है कोलन का, उसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन, ठीक है। और फाइनली लास्ट पार्ट होता है रेक्टम। सिक्कम कोलन रेक्टम ऐसे याद रखना, CCR, सिक्कम कोलन रेक्टम। अब मैं जो पिक्चर है वो ड्रॉ करूँगा, ठीक है। पिक्चर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। पेन को और पतला करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि रेड से ड्रॉ करूँ, हाँ ये सही होगा, रेड से ड्रॉ करता हूँ ना। ये देखो, देखते रहो ना, देखते रहना। थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। चलो ये सही है। देख रहे हो कितना मुश्किल होता है।
ये देखो करीब करीब ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज़ होता है, यहाँ पर एक और चीज़ होता है ऐसा। हाँ, यहाँ से हमारा जो है ये सारा कुछ जो यहाँ पर रहेगा, ये सारा कुछ क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से ऐसे आकर जुड़ेगा, ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा, ठीक है। अभी मैं ग्रीन ले लेता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये होता है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वी है, यानी कि ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजुअल ऑर्गन होता है। मैंने मेन 3 क्या पार्ट पढ़ाया था आपको लार्ज इंटेस्टाइन का, मैंने पढ़ाया था सिक्कम, कोलन, रेक्टम। सिक्कम, कोलन, रेक्टम। सिक्कम पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, सिक्कम, ये पार्ट है सिक्कम। कोलन कौन सा है, कोलन ये जो देख रहे हो ना, ये जो पूरा पूरा ये पूरा पार्ट यहाँ तक, ये सारा किसके अंदर आता है, कोलन के अंदर। कोलन का जो पार्ट होता है, यानी कि ये है असेंडिंग, ये असेंडिंग कोलन है, असेंडिंग कोलन। ये जो जा रहा है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स कोलन। ये जो आता है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। और ये जो यहाँ से आता है, ऐसे देख रहे हो, इसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन। समझ गए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन, हो गया। इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, रेक्टम। सिक्कम, कोलन, रेक्टम, मेन 3 पार्ट हो गया। ये जो थोड़ा सा पाइप के तरह दिख रहा है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, रुक जाओ, इस पाइप को हम कहते हैं क्या, एनल कैनल, एनल कैनल। इस पाइप को हम कहते हैं एनल कैनल। ये जो है, ये जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं एनस। ड्रॉ कर दिया मैंने, एकदम इजी ड्रॉ किया, इससे ज़्यादा इजी नहीं करा जा सकता, ठीक है। ये सबसे इजी है। पहले है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजुअल ऑर्गन है, सिक्कम में रहता है। फिर आया असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, एनल कैनल, एनस, ऐसा होता है, ठीक है। ड्रॉ हो गया। मैं आपको अभी इसका पिक्चर दिखाऊंगा, आजा आजा आजा। ये देखो, सबसे ज़्यादा क्लियर यहाँ पर है। रेड कलर समझ आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, रेड कलर, ग्रीन समझ आ जाएगा। पेन को थोड़ा सा मोटा करना होता है। चलो, ये क्या है, ये है हमारा क्या, लीवर। देख सकते हो 2 टुकड़ा है। लीवर भी आज पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। लीवर में ये क्या है, ये है लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट राइट। ये है हमारा राइट लीवर, ये है हमारे पास लेफ्ट लीवर, राइट लीवर एंड लेफ्ट लीवर। ये क्या है, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन है एनस। क्या है, एनस। ये देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये और ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है ट्रांसवर्स कोलन, सॉरी असेंडिंग कोलन। ये है ट्रांसवर्स कोलन, ये है डिसेंडिंग कोलन, ये है सिग्मोइड कोलन। समझ गए, चलो क्लियर नहीं तो क्लियर करते हैं इसे। क्लियर कर देते हैं। ये पिक्चर क्यों गायब हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है यार, रुक जा। अब देखो, ब्लैक ही लेता हूँ, चलो। ये क्या है, असेंडिंग कोलन,
ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ये तो समझ आ गया, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ये हमारे पास है रेक्टम, समझ में आ गया। ये जो बल्ब टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है रेक्टम, ठीक है, वो होता है क्या, रेक्टम हमारे पास। रेक्टम के बाद ये जो नीचे जो पार्ट है वो एनस है, उस पार्ट को यहाँ पर ठीक से यहाँ पर दिखाई नहीं गया है, ठीक है, तो इसीलिए बात नहीं करूँगा। ये सिर्फ समझने के लिए कैसे कैसे रहता है, ठीक है, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर रहता हूँ। इसको मेनली समझ लो, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड और रेक्टम, ये सब समझ लो यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में सही, ये देखो, पहले तो ये जो है ये स्टोमक आ गया, उसके बाद ये हमारे किडनी आ गया, ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है, ये क्या है, ये पार्ट पेनक्रियास है, ये ड्यूडेनम है, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, समझ गए। ये एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। डिटेल स्ट्रक्चर का मतलब आपने जो पार्ट अभी पढ़ा है ना, वो सारे पार्ट का एक साथ है। आप पहचान पा रहे हो कि नहीं, कहाँ पर कौन सा रहता है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपको तो पहचानना आना चाहिए ना। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है गॉल ब्लैडर, जहाँ पे ये देख रहे हो लीवर जो है, इस लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल प्रोड्यूस होकर ये देखो, ये देख रहे हो दो डाक्ट आ रहा है, एक लेफ्ट लीवर से आ रहा है, एक राइट लीवर से आ रहा है। लेफ्ट और राइट लीवर से आकर उसे क्या कहते हैं, उस डाक्ट को हम कहते हैं राइट हेपाटिक डाक्ट, जो राइट लीवर यानी कि इस लीवर से आ रहा है, इस लीवर से जो डाक्ट आ रहा है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हेपाटिक डाक्ट। दोनों डाक्ट मिल जाते हैं, दोनों डाक्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर पर जो है बाइल स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर ये डाक्ट आ रहा है, इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डाक्ट, ठीक है। ये जो डाक्ट, यहाँ पर जो छोटा सा डाक्ट आप देख रहे हो, जिस डाक्ट से ये जो डाक्ट है, ये डाक्ट का क्या नाम है, इस डाक्ट का नाम है सिस्टिक डाक्ट, ठीक है। सारा कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, इस नोट्स पे है सब कुछ, ठीक है। इस डाक्ट का नाम है सिस्टिक डाक्ट। ये है गॉल ब्लैडर, बाइल स्टोर होता है। ये क्या है, ये बता सकते हो ये क्या है, ये है पेनक्रियास, क्या है, पेनक्रियास। ये क्या है, ये है स्टोमक। ये क्या है, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये क्या है, जेजुनम पोर्शन आ जा रहा है, ये जेजुनम पोर्शन। जेजुनम के बाद यहाँ पर नीचे जो है वो इलियम होगा। फिर समझ आ गया, ये क्या होता है, ये होता है हमारा जो लीवर है, लीवर का दो पार्ट होता है, जो हमारा जो राइट लीवर बड़ा होता है, लेफ्ट लीवर छोटा होता है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। हमेशा जब आप पिक्चर देखेंगे तो याद रखना, बायोलॉजी के पिक्चर में हमेशा जो है साइड चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका जो लेफ्ट है पिक्चर में वो राइट होगा और आपका जो राइट है पिक्चर में वो लेफ्ट होगा, ठीक है, ऐसे होता है। याद रखना कौन सा राइट होता है कौन सा लेफ्ट होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जब हार्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी किंतु ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, ये हमारे पास जो है क्या है, ये है स्टोमक है हमारे पास। ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये पेनक्रियास है। और ये जो है ये क्या है, ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम। ये जेजुनम आ जा रहा है, समझ गए, जेजुनम आ जा रहा है। आई थिंक अब समझ गए होंगे, ठीक है। चलो ये देखो, यहाँ पर भी एक मैं स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, इसे क्या कहते हैं, ये देखो असेंडिंग कोलोन ये जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलोन जा रहा है, डिसेंडिंग कोलोन जा रहा है, सिग्मोइड कोलोन जा रहा है। यहाँ से ये जुड़ रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल और लार्ज कर मिलाकर हम क्या कहते हैं इंटेस्टाइन। सिक्कम जहाँ पर है वहाँ पर इलियोसिकल भाल्व रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, इलियोसिकल भाल्व। मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये सिक्कम है, ठीक है। यहाँ से वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है और यहाँ से जो है बाकी स्टार्ट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आकर ऐसे जुड़ा, यहाँ पर एक भाल्व रहेंगे, क्या रहेंगे, वाल्व। उस वाल्व का नाम क्या है, इलियोसिकल वाल्व, यानी कि इलियम और सिक्कम के बीच में है तो इसीलिए उसका नाम है इलियोसिकल वाल्व। याद रहेगा, इलियम और सिक्कम के बीच में है इसीलिए उसका नाम होगा इलियोसिकल वाल्व। याद रखना भाई, याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है।
तो लीवर है ये बाद में देखेंगे। सिक्कम के बारे में कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है सिक्कम? एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप दही खाते हो, कार्ड में क्या होता है? विटामिन B12 होता है। कैसे बनता है? पार्शियली डाइजेस्ट होता है मिल्क प्रोटीन, किससे? लैक्टोबैसिलस से, लैब से। पढ़ाना मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ मैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, याद है ना? एक बार रिवीजन भी हो गया टॉपिक छोटा सा। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। उसमें क्या रहते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजुअल ऑर्गन होते हैं। वेस्टिजुअल ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन रहता तो है लेकिन पहले काम आता था लेकिन अभी काम नहीं आ रहा। जब प्री हिस्टोरिक एज में जब इंसान पहले आए थे, इंसान, अभी तो मॉडर्न एज में हम तो होमोसेपियंस है, लेकिन इससे पहले जब जो थे उसका जो उनके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट था। ठीक है, उसका कुछ रोल हुआ होगा, कुछ रोल रहता होगा उसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। लेकिन अभी जो होमोसेपियंस है, हमारे अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रह चुका है, रहता भी है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता। इसीलिए इसको हम वेस्टिजुअल ऑर्गन कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वेस्टिजुअल ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जो रहते तो हैं हमारे अंदर लेकिन हमारा कुछ काम नहीं आते, लेकिन पहले काम आते थे, अभी काम और नहीं आते ऑर्गन हमारा, वेस्टिजुअल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? रेक्टम क्या होता है? ये एक पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, लास्ट पार्ट होता है। पहले आता है सिक्कम, उसके बाद कोलोन, उसके बाद रेक्टम, ये लास्ट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? फीसेस जो है टेम्पोररी स्टोर होते हैं। ठीक है, टेम्पोररी स्टोर रहते हैं वहाँ पर जो है। फिर वहाँ से जो फिशेस है, फिशेस रेक्टम से मूव करके कहाँ जाते हैं? एनल कैनल, एनल कैनल के थ्रू एनस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक डायग्राम आपको याद होगा। ये रेक्टम है, ये यहाँ से एक, तो इसको कहते हैं हम रेक्टम, इसको कहते हैं हम एनल कैनल, इसको कहते हैं एनस। याद होगा आपको? चलो, ये देखो अब क्या आ गया? अब ये देखो अब आ गया पेनक्रियास हमारा। पेनक्रियास क्या होता है? पेनक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है और मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि इसमें क्या होता है? एंडोक्राइन भी देखा जाता है, एक्सोक्राइन भी देखा जाता है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड भी देखा जाता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी देखा जाता है। यानी कि एक में जो है, जो हार्मोन से डायरेक्टली, एंजाइम से, हार्मोन से जो भी है वो डायरेक्टली जो है ब्लड में रिलीज होता है, और एक में जो जहाँ पर उसको काम करना होता है उस एंजाइम का या हार्मोन का, वो सॉरी एंजाइम का, हार्मोन का नहीं, सिर्फ एंजाइम का, जहाँ पर काम करना होता है डार्ट के थ्रू वहाँ पर वो पहुँच जाता है। तो एक डार्ट के थ्रू पहुँचता है और एक डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। तो दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। पहले पार्ट आता है, एक पार्ट आता है एसिनी और दूसरा पार्ट आता है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। समझ गए? एक पार्ट आता है एसिनी, दूसरा आता है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। एसिनी क्या करता है? एसिनी का काम है सिंथेसिस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। वो पेनक्रियाटिक जूस जो है उसको सिंथेसिस करता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? 98% वाटर होता है, 2% सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट के अंदर क्या क्या आता है? सॉल्यूट के अंदर आता है बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, जो एंजाइम जो है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, यानी एमाइलोसिन भी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, केमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तीनों ही इनएक्टिव होते हैं, तीनों ही इनएक्टिव होते हैं। ये एक्टिव में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ये बाद में मैं कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, कल या परसों पढ़ाऊँगा ये एक्टिव में कैसे ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये इनएक्टिव होता है, ये जान के रखो। ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होकर ट्रिप्सिन होता है, एंटेरोकाइनेज से एक्टिव होता है। ठीक है, एंटेरोकाइनेज क्या होता है? सक्कस सेंट्रिकस का एक पार्ट होता है एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बढ़ता है और ट्रिप्सिन फिर अगर केमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। ठीक, स्टीएफसिन आता है, डीएनएज आरएनएज आता है इसके अंदर। ठीक है, याद रखना, गलती से भी मत भूलना।
मैं फिर से बता, ये तो VVI है, छोड़ना ही मत, क्योंकि ये यहाँ पर करना होगा। जो हार्मोन का जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, वहाँ पर भी ये करना होगा। और ये कहीं और भी आते हैं, ठीक है, और जगह पे भी ये आते हैं। अल्फा सेल में ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन होता है, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन। अब आ जाते हैं इस डाक्ट के बारे में। ये डाक्ट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये देखो, ये है क्या है, लाइट, ये तो टोटल तो एक लीवर है, लेकिन ये बड़ा जो पार्ट है इसे, ये है राइट लीवर, छोटा पार्ट है लेफ्ट लीवर, ठीक है। राइट लीवर से एक डाक्ट आता है, उस डाक्ट को हम कहते हैं राइट हेपाटिक डाक्ट। समझ गए, राइट लीवर से एक डाक्ट आता है, उसे कहते हैं राइट हेपाटिक डाक्ट। ये जो छोटा है इसका नाम क्या है, लेफ्ट लीवर। क्या, लेफ्ट लीवर। यहाँ से एक डाक्ट आता है, ये इसका नाम क्या है, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। अब आ गया गॉल ब्लैडर। क्या है, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे बाइल स्टोर होता है और बाइल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यहाँ से फिर एक डक्ट आया, इस डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। लिखा है देखो, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। यहाँ से ये आएगा, ये आएगा। यहाँ पर एक स्फिंक्टर रहता है, उसका नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। उसका याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी पे ये है नहीं, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में भी आया है क्वेश्चन, इसीलिए। और रिसेंट में आया है, प्रीवियस ईयर तो छोड़ो, रिसेंट प्रीवियस ईयर में आया है, करना पड़ेगा इसीलिए। समझ गए, यहाँ तक समझ गए जितना मैंने समझाया। चलो अब मैं इसे ऊपर करता हूँ, यहाँ से। अब वो हेपाटिक डक्ट, लेफ्ट और राइट हेपाटिक डक्ट मिल गए, उसके साथ सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आता है वो मिल गए। मिल के क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट। अभी तक उसमें क्या है, सिर्फ बाइल है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि लीवर से आया है, लीवर तो बाइल प्रोड्यूस करता है, और वहाँ से गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आया, सिस्टिक डक्ट मिला है वहाँ से। गॉल ब्लैडर में तो बाइल स्टोर रहता है, वहाँ पे भी बाइल रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो बाइल होगा, ठीक है। चलो ये क्या है, ये है पेनक्रियस। पेनक्रियस से एक डक्ट आकर कॉमन बाइल डक्ट में मिल गया। इस डक्ट को क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विसरंग। जो डक्ट पेनक्रियस से आके कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ा, उस डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ विसरंग। अब क्या हुआ, डक्ट ऑफ विसरंग जो है वो कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ गया, जुड़ के एक और डक्ट नीचे चला आया, ठीक है। ये जो डक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। जब डक्ट ऑफ विसरंग कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ेगा तो तब हम उस डक्ट को कहेंगे हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट में क्या होगा, हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट में बाइल भी होगा और पेनक्रियाटिक जूस भी होगा, क्योंकि पेनक्रियास से तो पेनक्रियाटिक जूस ही आएगा, कॉमन बात है। ये यहाँ पर एक बाल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। इसे कहते हैं हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, उस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडाई भी कह सकते हो, मैं ओडी कहता हूँ, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, याद रहेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ रहता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी रहता है हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में। और सिस्टिक डक्ट कहाँ पर रहता है, सिस्टिक डक्ट रहता है जहाँ से, उसे क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहाँ रहता है, जहाँ सिस्टिक डक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब जो है ये जो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट है स्फिंक्टर ऑफ ओडी के बाद, ये ओपन कहाँ होते हैं, इस ड्यूडेनम में, क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। समझ आ गया, फिर से एक बार बताता हूँ, चलो इस बार थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक बार तो समझा दिया। चलो पहले आता है
राइट लीवर लेफ्ट लीवर, दोनों लीवर से एक एक डक्ट निकलता है, राइट हेपाटिक डक्ट लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है, कहते हैं सिस्टिक डक्ट। जब वो मिलेगा उसे हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। उसके बाद पैनक्रियास से एक डक्ट निकलता है, उसे कहते हैं डक्ट ऑफ विसरंग। डक्ट ऑफ विसरंग जब कॉमन बाइल डक्ट से मिलता है उसे कहते हैं हम हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट में लास्ट पार्ट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी से होकर हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होता है। पढ़ाया था ड्यूडेनम के कैरेक्टरिस्टिक में। लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता है और सिस्टिक डक्ट में बाइल स्टोर रहता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉमन बाइल डक्ट तक सिर्फ उसमें बाइल रहता था और थोड़े एंजाइम्स इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो तो अलग छोड़ दो, उनको छोड़ दो, लेकिन मेनली से बाइल रहता था। और हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट में क्या होगा, बाइल भी रहेगा और पेनक्रियाटिक जूस भी रहेगा। ठीक है, वो दोनों ही चीज़ें ड्यूडेनम में पहुंचेंगे। समझ गए? चलो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ से हम पढ़ेंगे अभी लीवर। लीवर को देखते हैं। लीवर के बाद क्या है, लीवर के बाद ये थोड़ा चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा और फिर हमारा जो है ख़त्म होगा।